बेशन थ्योरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग, ठीक है। पर्टर्बेशन थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पर्टर्बेशन थ्योरी से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी होती क्या है, ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेट सी बात है कि इसे पढ़ा तो होगा, ठीक है, अपने एमएससी में, ठीक है। हम लोग आज जो पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे वो हमारा न्यूमेरिकल होगा, मतलब हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ओके। बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट होगा, हम इसका डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस, ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस। सो हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस, लेट्स सी, ओके। सो आर यू ऑल रेडी बच्चों, मुझे जल्दी कमेंट करो थोड़ा, आर यू ऑल रेडी? तो फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे आज क्लास थोड़ी सा लेट हो गई थी, बट डोंट वरी, ठीक है। चलो ठीक है। देखो बच्चों, पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। देखिए, हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं दैट इज अनपर्टर्बेटेड, व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ इज अनपर्टर्बेटेड, ठीक है। आपने ये वाला बॉक्स पढ़ा था, ठीक है। आपने ये जो पढ़ा था 1D बॉक्स, ये अनपर्टर्बेटेड है, इसमें कोई भी प्रकार का पर्टर्बेशन नहीं है। पर्टर्बेशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, पर्टर्बेशन इक्वल टू होता है डिस्टर्बेंस, है ना, डिस्टर्बेंस। तो इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये एक प्योर सिस्टम है। तो ये 1D बॉक्स है। इसका जो वेव फंक्शन होता है, अब आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, ठीक है, 2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, है ना। और इसकी जो एनर्जी पढ़ी थी अपन ने, वो पढ़ी थी पाई स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2m एन स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ी थी। गुड मॉर्निंग सौम्या, सभी लोग बच्चों, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये बेसिकली क्या है, अनपर्टर्बेटेड है, ठीक है। और इसका जो हैमिल्टोनियन हमने पढ़ा था पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, ठीक है, विच वॉज एक्चुअली इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 0। तो ये भी अनपर्टर्बेटेड है। तो क्या है, जब ये सिस्टम अनपर्टर्बेटेड होता है तो हम ऊपर क्या सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट क्या लगाते हैं, 0। गॉट इट? तो हमने उस समय लगाया नहीं था, बट अब हम लगाएंगे, ठीक है। अगर ऊपर 0 लगा है सुपर स्क्रिप्ट में, इसका मतलब ये है कि वो अनपर्टर्बेटेड सिस्टम है, अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन है, अनपर्टर्बेटेड एनर्जी है, सिस्टम एनर्जी ऑफ द अनपर्टर्बेटेड सिस्टम, दैट इज द वेव फंक्शन ऑफ द अनपर्टर्बेटेड सिस्टम। इज दैट क्लियर टू यू? इसी तरह से आपने जो LHO में जो भी पढ़ा था, ठीक है, मतलब इसके लिए आपने जो भी पढ़ा था, इसकी इसका आपने जो भी वेव फंक्शन पढ़ा है, इसकी आपने जो भी एनर्जी पढ़ी है, ये सब अनपर्टर्बेटेड है, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा था ए ई माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 HN अल्फा एक्स, आपने ये जो पढ़ा है ई एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 H0 ओमेगा, इसका जो हैमिल्टोनियन आपने पढ़ा है, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब अनपर्टर्बेटेड है। तो इसलिए हम ऊपर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। डिड यू गॉट इट? तो अनपर्टर्बेटेड सिस्टम का हैमिल्टोनियन के ऊपर 0 आता है, एनर्जी के ऊपर 0 आता है, वेव फंक्शन के ऊपर 0 आता है। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। इट इज नॉट ए पावर, इट इज सिंपली ए सुपर स्क्रिप्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। इसी तरह से आपने जो हाइड्रोजन एटम पढ़ा है, दैट इज ऑल्सो अनपर्टर्बेटेड, ठीक है। तो इन सिस्टम्स में हमने किसी भी प्रकार का पर्टर्बेशन नहीं डाला था, ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं डाला था।
तो बेसिकली इन सिस्टम्स का हमें पहले से ही वेव फंक्शन पता है, पहले से ही एनर्जी पता है, पहले से ही हमें हैमिल्टोनियन पता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बता देखना हमें, अगर अब मैं 1D बॉक्स के पोटेंशियल, देखो ये हमारा 1D बॉक्स था, अभी तो एक दो स्लाइड्स हुई हैं प्रिया, ठीक है, कोशिश करना है सभी को जल्दी ज्वाइन करने की। देखो ये हमारा क्या है, अनपर्टर्बेटेड 1D बॉक्स है, अनपर्टर्बेटेड 1 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बाय द वे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ। तो अब मैंने हमारे इसमें कुछ पर्टर्बेशन डाल दिया। सो मेरा जो पर्टर्बेशन है वो इस टाइप का है। सो ये हमारा 1D बॉक्स था, ठीक है, 1D बॉक्स वाज लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर कुछ पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पर्टर्बेशन। ये मैंने पर्टर्बेशन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, V0। तो जो नया सिस्टम बना वो कैसा हो जाएगा, सो जो नया सिस्टम बना वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना। जो नया सिस्टम आपका बन रहा है वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब स्टूडेंट्स इस नए सिस्टम की एनर्जी मुझे निकालनी है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा, आप समझ रहे हो। मैंने यहां पर क्या किया है, ठीक है, आई एम फाइन, एवरीवन इज फाइन, ओके। सो बच्चों यहाँ देखो, मैंने मेरे 1D बॉक्स में क्या किया है, कुछ पोटेंशियल ऐड कर दिया। दिस पोटेंशियल इज ए पर्टर्बेशन, है ना, दिस पोटेंशियल इज ए पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन। अब मुझे इसकी, अब मुझे इसका तो मालूम था कि इसकी एनर्जी कितनी होती है, ये तो हम जानते थे, है ना। वी ऑलरेडी नो पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। बट अब इसकी एनर्जी कैसे निकलेगी, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। सो इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब क्या आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे, है ना। अब अगर आप अपनी पुरानी मेथड्स पर चलते हैं जाएं तो आप अब नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ हमारे पोटेंशियल को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। डिड यू गॉट इट। तो हम जब हमारे सिस्टम में कोई चीज चेंज कर देते हैं तो डेफिनेट सी बात है उसकी एनर्जी बदल जानी चाहिए, है ना, उसकी एनर्जी बदल जाएगी। अब आप नहीं बता सकते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि एनर्जी अब इसके बराबर तो नहीं होगी, है ना, डेफिनेट सी बात है एनर्जी इसके बराबर तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ कुछ चेंजेस आ गए। तो ऐसे केस में हम एनर्जी कैसे निकालें, है ना, वो हमें पर्टर्बेशन थ्योरी बताती है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी हमें ये बोलती है कि जब हम हमारे अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन में कुछ पर्टर्बेशन ऐड करते हैं, है ना, इट इज डिस्टर्बेंस, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब हम कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे सिस्टम में ऐड करते हैं तो हमारा एक नया हैमिल्टोनियन बनता है, ठीक है। हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैमिल्टोनियन के बारे में जानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हैमिल्टोनियन है जब वो अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी मिलती है। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं और ये हमने ऑलरेडी किया है। बट जब हम अपना हैमिल्टोनियन इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, तो जब हम इसमें पर्टर्बेशन ऐड कर देते हैं तो जो इसकी जो एनर्जी होती है उसको निकालना होता है। तो इसकी एनर्जी कैसे निकलेगी, तो ये जब नया हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन पर, नाउ इट इज अ न्यू वेव फंक्शन, इस पर ऑपरेट करेगा तो एक नई एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और ये वेव फंक्शन रीजनरेट हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है दैट हाउ टू फाइंड ई एन एंड हाउ टू फाइंड साई एन। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या होता है जब हम लोग, ठीक है, व्हाट हैपन्स, जब हम लोग ना हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ पर्टर्बेशन ऐड कर देते हैं तो नया हैमिल्टोनियन बनता है। उस नए हैमिल्टोनियन का वेव फंक्शन और उस नए वेव फंक्शन हैमिल्टोनियन की एनर्जी, उस नए सिस्टम की एनर्जी, उस नए सिस्टम का वेव फंक्शन हमें फाइंड करना होता है। उस एनर्जी और उस वेव फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं। डिड यू गॉट इट। पर्टर्बेशन थ्योरी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना। So it is an approximation method. It's not an exact method. It's an approximation method. ठीक है? Is that clear to you? Please check. So perturbation theory is an approximation method which helps us to find out the approximate value of the energy, approximate value of the wave function when some perturbation is added to the existing Hamiltonian. Okay? Is that clear? Check. Please let me know.
किसी को कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल? प्लीज चेक। सभी बच्चों को क्लियर है? मुझे कमेंट भी करते रहो बच्चों, तभी तो मुझे पता चलेगा, ठीक है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एनर्जी। सो पर्टर्बेशन थ्योरी क्या बोलती है? तो अब हमारा जो नया हैमिल्टोनियन है, जिसमें कि कुछ पर्टर्बेशन ऐड हो गया है, ठीक है, अब हम इसकी एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो एनर्जी निकालेंगे कैसे? ठीक है, सो हाउ द एनर्जी विल बी फाउंड। तो देखो इसमें इसका सिस्टम बहुत इजी है। इसकी जो एनर्जी होती है, पर्टर्बेशन थ्योरी ये बोलती है कि इसकी जो एनर्जी होगी, ठीक है, इसकी जो आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू है, वो ना दैट इज इक्वल टू द अनपर्टर्बेटेड एनर्जी। मतलब इसकी जो एनर्जी थी उसके बराबर तो होगी, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस लैम्डा, ठीक है, बता देता हूं मैं आपको। ओके सूरज, ठीक है, प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो अब ये क्या चीज है? देखो ये ना, इसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कहते हैं, मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एंड इट्स सो ऑन, इट्स लाइक दिस। बता देता हूँ जोश्री, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड वेट। देखो ये पर्टर्बेशन थ्योरी क्या कहती है कि इसकी जो एनर्जी है ना, वो सबसे पहले तो इसके द्वारा मिली गई एनर्जी के बराबर ही है, ठीक है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ करेक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। सो दीज आर द करेक्शंस। सो इसे हम कहते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ द nth स्टेट, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन nth state, ठीक है, दिस इज द अनपर्टर्बेटेड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन nth state, unperturbated energy of particle in unperturbated state, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। और ये इस तरह से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अब हम लोग क्या होता है कि जितने ज्यादा करेक्शंस लेंगे उतना ज्यादा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बट देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक ही हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे सॉल्व करना बहुत ही टीडियस हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला बिकम टू बिग एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। हालांकि कई बार 8th ऑर्डर पर्टर्बेशन भी पूछते हैं, कई बार 16th ऑर्डर पर्टर्बेशन भी पूछ लेते हैं, करेक्शंस भी पूछ लेते हैं। सो इन दैट केस देयर इज अ ट्रिक, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, देयर इज अ ट्रिक रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो चलो मैं अब आपको थोड़ा यहाँ समझाता हूँ। देखिए जैसे कि हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें ये हमने पर्टर्बेशन दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 1D बॉक्स में मैंने कुछ पर्टर्बेशन दे दिया है ना। सो दिस द पर्टर्बेशन। सो ये जो है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, आप देख सकते हो। पहला तो इसमें एक अनपर्टर्बेटेड सिस्टम है, और फिर दूसरा इसमें ये चीज है, आप देख सकते हो दूसरी चीज इसमें ये। सो आप देखोगे कि ये जो पर्टर्बेटेड सिस्टम होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो अनपर्टर्बेटेड सिस्टम और दूसरा इसमें क्या है, पर्टर्बेशन है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर मुझे इसकी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, तो इसमें पहली बात तो मैं इसकी एनर्जी ऐड करूंगा थोड़ी बहुत, क्योंकि डेफिनेटली अगर मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट एनर्जी निकालनी है तो मैं सबसे पहले तो जो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी है उन्हें ऐड करूंगा। फिर उसके बाद इसके कारण जो मुझे करेक्शन है वो ऐड कर दूंगा। इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और इसमें तो डिफरेंस है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कुछ करेक्शन ऐड कर दूंगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये एनर्जी करेक्ट हो जाएगी और एक सही एनर्जी हमें मिल जाएगी। अब हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से उतनी अच्छी एनर्जी ना मिले, तो हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन भी कर सकते हैं,
थर्ड ऑर्डर करेक्शन भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेक्शन हम इसमें ऐड करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी एनर्जी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है कि कहाँ तक हम इसे ले जाना चाहते हैं। हालांकि सिर्फ एग्जाम के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही हमें जरूरत होती है। मतलब हम एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन तक के कैलकुलेशन के आते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर आते हैं तो फिर वो उसमें ट्रिक्स रहती हैं। ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी कब यूज की जा सकती है ये भी मैं बता देता हूँ। पर्टर्बेशन थ्योरी सिर्फ तभी यूज की जा सकती है जब पर्टर्बेशन स्मॉल हो इन कंपैरिजन टू दिस, है ना, इट इज क्वाइट स्मॉल। तो पर्टर्बेशन थ्योरी सिर्फ तभी यूज की जा सकती है जब पर्टर्बेशन इज वेरी स्मॉल, जब ये काफी छोटा हो, इतना छोटा हो कि हायर ऑर्डर करेक्शन हम इग्नोर कर दें। सो दैट हायर ऑर्डर करेक्शन इट इज सो स्मॉल, ठीक है, इतना छोटा हो कि जो हायर ऑर्डर करेक्शन है दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। क्योंकि क्या होता है कि जो एम्थ ऑर्डर करेक्शन होता है ना वो पर्टर्बेशन की एम्थ पावर के प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है, तो अगर ये चीज छोटी होगी तो हायर ऑर्डर करेक्शंस अपने आप वैनिश हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे। बट अगर करेक्शंस बढ़ेंगे तो फिर ये थ्योरी काम नहीं करेगी, है ना। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन तक कैलकुलेट करने के बाद मान सकते हैं कि सफिशिएंटली करेक्ट एनर्जी मिल जाती है, और सिर्फ ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा पर्टर्बेशन छोटा हो। ठीक है, डिड यू अंडरस्टूड दिस? सब हो जाएंगे, बहुत इजी है। अब मेरी बात बस सुनते चलिए बस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यहां तक समझ में आ गया सभी को? जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं, इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। ठीक है, अब देखो, इन द सेम वे जैसे हमने एनर्जी निकाली ऐसे ही हम वेव फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो वेव फंक्शन में भी वही होता है, एक तो अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन होता है, फिर इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये आ गया, फिर इसमें सेकेंड ऑर्डर करेक्शन ये आ गया, लाइक दिस इट जस्ट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम भी वेव फंक्शन वाले में क्या करते हैं, सिर्फ यहां तक कैलकुलेशन करते हैं, ओनली टिल दिस पॉइंट। ठीक है, सिर्फ यहां तक करते हैं। अब देखो आगे की चीज बताता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां देखना। अब देखो क्या होता है, जो पर्टर्बेशन थ्योरी होती है ना ये दो टाइप्स की होती है। देखो, हमारा जो पर्टर्बेशन है, मतलब हमारा जो पर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन है, इट इज मेड अप ऑफ अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्बेशन। ठीक है, सभी लोगों को मालूम। अब ये जो अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है, अब ये एनर्जी क्या हो सकती है, नॉन डिजेनरेट भी हो सकती है। मतलब एक एनर्जी के लिए एक से ज्यादा वेव फंक्शन हो सकते हैं, या ये एनर्जी डिजेनरेट भी हो सकती है। तो अगर एनर्जी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी जो है, अगर ये नॉन डिजेनरेट होती है, इफ, ठीक है, अनपर्टर्बेटेड एनर्जी इज नॉन डिजेनरेट, सो इन दैट केस वी यूज a theory called non-degenerate perturbation theory. Perturbation theory. अगर, ठीक है, अगर यहां पर, ठीक है, पर्टर्बेशन, ठीक है, तो मैं यहां पर अभी जो डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर हमारा जो पर्टर्बेशन है दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट। सो इट इज टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, इट इज ए टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो अभी हमारा जो पर्टर्बेशन है ये तब होता है जब हमारा पर्टर्बेशन टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी हम टाइम इंडिपेंडेंट वाला पर्टर्बेशन देख रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फिर यहां पर आ जाते हैं, अगर हमारा अनपर्टर्बेटेड एनर्जी डीजनरेट है, सो डीजनरेट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, ठीक है, 3D क्यूबिक बॉक्स, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो ऐसे केस में हमें डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करनी पड़ती है। इन सच केस वी हैव टू यूज डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी।
अब डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी और नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी तो समझ में आ गई। अच्छा, नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी जब हम यूज करना है तो हम हमें बस एक थ्योरम होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमेशा कब हमें नॉन डीजेनरेट यूज करनी है। तो जितने भी वन डायमेंशनल बॉन्ड स्टेट सिस्टम्स होते हैं उन सभी की एनर्जीज जो होती हैं, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द स्पिन, उन सभी की जो एनर्जीज होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन डीजेनरेट होती है। फिर से सुन लो, जितने भी वन डायमेंशनल बॉन्ड स्टेट सिस्टम थे जैसे 1D बॉक्स, ठीक है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ठीक है, इन सभी की जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, नॉन डीजेनरेट होती हैं। ठीक है, तो इनमें हमेशा नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज होती है। और दूसरा है, रिजल्ट है कि जितनी ग्राउंड स्टेट्स हैं, ग्राउंड स्टेट्स ऑफ, ठीक है, 3D या 2D, 3D या 2D जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सभी की ग्राउंड स्टेट्स क्या होती हैं, यूजली नॉन डिजेनरेट होती है, तो उन पर भी नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगती है। अब देखो इसमें जो नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करना का तरीका अलग है और इसमें फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेशन का, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करने का तरीका क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या सीखेंगे, हम लोग अभी सबसे पहले ये सीखेंगे कि नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, यहां देखो। तो अब मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूं। ठीक है, ठीक है, लेट मी जस्ट कम टू द पॉइंट। तो ये तो हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और भी थ्योरम बता देता हूं, एक और पर्टर्बेशन थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं। टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या होता है कि हमारा जो पर्टर्बेशन होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो इस केस में ना हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसमें हम ना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग थोड़ा देर से पढ़ेंगे। सबसे पहले भी हम ये पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा है नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक इज, तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट भी कर लेना। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इक्वल टू होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनी स्टेट, ठीक है, इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द पर्टर्बेशन इन द अनपर्टर्बेटेड स्टेट। अब यहां पर एन है तो यहां पर भी एन आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑल स्पेस। अब यहाँ पर जो लिमिट्स आती है वो इस पर और इस पर डिपेंड करती है कि क्या लिमिट्स ली जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि लिमिट्स हमेशा वही लेना है जिसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिनमें कॉमन, मतलब जो कॉमन लिमिट्स होंगी जिनमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को लिमिट्स ली जाती है। ठीक है, और पर्टर्बेशन थ्योरी में आपकी पकड़ कितनी स्ट्रांग होगी ये सिर्फ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा उतनी अच्छी पकड़ बनेगी। ठीक है, उतनी ही अच्छी पकड़ आपकी डेवलप होती है। अब यहां देखो, अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, शॉर्ट हैंड नोटेशन है ये। ठीक है, अब मैं जीरो को भी ना लिखूं क्योंकि दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। ठीक है, अब एन को भी लिखने की क्या ही जरूरत है। ठीक है, तो ये सब जो है इसको एन को यहाँ लिख दो क्योंकि दो जगह लिख कर क्या करना, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। और अगर ये भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है तो सिर्फ इतना ही लिख दो। सो इसको देख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है वो ये है, इट इज सिंपली द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पर्टर्बेशन इन द अनपर्टर्बेटेड स्टेट। ठीक है, तो कभी ऐसा लिख दें तो परेशान नहीं हो जाना कि क्या लिखा है। सो इसका मतलब यही है। ठीक है, बट शॉर्टेस्ट नोटेशन में ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इट इज ए वेरी सिंपल नोटेशन। ठीक है, इट इज सिंपली द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पर्टर्बेशन इन द अनपर्टर्बेटेड स्टेट। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा हंसी आ रही होगी कितने बड़े फॉर्मूले को छोटा सा बना दिया। तो बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी ही है। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े फॉर्मुलेस छोटे छोटे फॉर्मुलेस मतलब छोटे छोटे नोटेशन से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, so now let's do some questions on this।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक और फॉर्मूला जानना होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन ऑल्सो, ठीक है, फिर अपन इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक और होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन ऑल्सो, है ना, तो ये भी लिख देता हूं, मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं अभी लिखूंगा, डोंट वरी, मैं अभी समझा दूंगा। सबसे पहले आप लोग इसके क्वेश्चंस कर लो, है ना, इसके अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वो समझाता हूँ। सो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। सो प्लीज नोट इट फास्ट, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। सर आपने दोनों वेव फंक्शन में स्टार लगा दिया है, अच्छा दोनों में लगा दिया, सॉरी, ठीक है, करेक्टेड। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी मुझे कमेंट कर दें प्लीज, लेट मी नो, और मुझे जल्दी कमेंट करके बताएं, हैव यू नोटेड इट। Okay, so the question is as follows. ये क्वेश्चन है नेट जेआरएफ 2017। नेट जेआरएफ 2017, ठीक है, डू। जिनका भी आंसर आ जाए मुझे बता देना। क्लास में हम थोड़ा लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट मैं असाइनमेंट्स में आपको काफी सारे क्वेश्चंस दूंगा आज, ठीक है, जिन्हें आप लोग करना है, ठीक है, अच्छे से एक्सपर्ट होने के लिए। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करना कैसे था, ठीक है, और इससे सीखना क्या है, इस क्वेश्चन को करना कैसे है और इस क्वेश्चन से सीखना क्या है। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, आपको इस क्वेश्चन में जब परटर्बेशन दिया तो कोई लिमिट नहीं दी है कि एक्स की लिमिट क्या है। इससे हमें ये पता चलता है कि आप एक्स की सभी लिमिट्स ले सकते हो, ऑल स्पेस में जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें इन्होंने हमें जो दिया है कोलम्बियन पोटेंशियल, इससे हमें साफ पता चल रहा है दैट्स द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इससे साफ पता चल रहा है इट्स ए हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर वेव फंक्शन भी दे दिया है इन्होंने, ठीक है, ये भी हमारे हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन, इट्स वेरी क्लियर टू अस। सो अब बच्चों यहाँ पर देखो थोड़ा, ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट, तो ये हमको बोला गया है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने के लिए, किसको, किसमें, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट 100 होती है, इन्होंने जीरो बस लिखा है, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट इज सिंपली द एक्सपेक्टेशन ऑफ द परटर्बेशन इन द अनपर्टर्बेटेड स्टेट। तो अगर मैं यहाँ पर ये इनका परटर्बेशन रख दूं तो कितना हो जाएगा, बी ऐसे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन से याद रखने हैं, ठीक है। और आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में अगर आपको आंसर चाहिए हो जल्दी,
अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी हो, एग्जाम में टाइम बचाना हो, तो जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनको याद रखना है। ठीक है, जितना ज्यादा याद रखोगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो। तो आगे से एक सबक ले लेना है, तो इसका होता है ए नॉट स्क्वायर। तो आंसर आ गया बी ए नॉट स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आप देख सकते हो कि ना कोई इंटीग्रेशन, ना कोई मैट्रिक्स, ना कोई जोड़ना, ना घटाना, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन से आगे के लिए सीख ले लो कि जितने भी आपके बेसिक सिस्टम्स हैं, 1D बॉक्स, ठीक है, LHO, ठीक है, एडीपी, एडीपी एट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल है, मैंने अभी इसको कराया नहीं है, मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, इसको डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्या है इसलिए अभी नहीं कराया क्योंकि थोड़ा टाइम कम था, बट डोंट वरी, इसका पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा, यू कैन सी दैट। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। सो बुक में सब डला भी हुआ है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हो हाइड्रोजन एटम। तो इनमें आपको एक चीज जाननी है कि आपको एक्स का, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और आपको एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 4 का, इन सभी के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इन सभी के जो वेव फंक्शन होते हैं, इन सभी की जो एनर्जीज होती हैं, ये रटना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। मैं इसके लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस की फॉर्मूले की एक लिस्ट दूंगा, वो आप लोगों को आज मैं लोड कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग कर लेना। ठीक है, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंटीग्रेशन इवॉल्व होते हैं, फिलहाल में तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस भी हैं जिन्हें याद रखना पड़ेगा, मतलब आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम के दिन, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस होते हैं जिन्हें याद रखना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, आई विल गिव यू। तो मैं आज आप लोगों को इसके इस चैप्टर के पीडीएफ में, ठीक है, हमारी बुक में वो चैप्टर ऑलरेडी डला हुआ है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन का हमने एक अलग चैप्टर ही बनाया है, वहां पर बुक के लास्ट में है वो चैप्टर, तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको आज दे दूंगा कोर्स के अंदर, तो आप लोग वो फॉर्मुलेस रिवाइज कर लेना एक्सपेक्टेशंस के। ठीक है, वेव फंक्शन की, एनर्जी की। ठीक है, अब क्लियर हो गया मुझे, आगे चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी बताओ मुझे। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, है ना, कहीं से भी कठिन नहीं था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गेट, जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता देना। ठीक है, ओके सूरज, बाकी लोग भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। ट्राई नॉट टू टेक मच टाइम। ओके फाइन। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मुझे बताया है कि ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना, तो चलो देखते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पर है या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, आपसे बोला गया कि ये है, यहाँ पर एक्स की कोई लिमिट्स हमें फिक्स नहीं की गई है, मतलब ऑल स्पेस। ठीक है, ओके, और ये हमारा हाइड क्या है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है, हमसे जो बोला गया है, ग्राउंड स्टेट हमारी जीरो से जीरो होती है, यहाँ पर साइज जीरो। ठीक है, तो व्हाट इट इज जीरो परटर्बेशन। ठीक है, तो मैं इसे एच डैश बोल देता हूँ। ठीक है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो एक्स जीरो प्लस बीटा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, असाइनमेंट्स नहीं करोगे तो एग्जाम के दिन कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए असाइनमेंट्स करना है, अभी करो या बाद में करो, बट असाइनमेंट्स कर जरूर लेना। ठीक है, इवन अगर अभी नहीं कर पा रहे हो
कोर्स के बाद कर लेना, बट असाइनमेंट्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ाया आया ही नहीं, तो फिर मैं बोलूंगा यार आपने असाइनमेंट्स किए थे, फिर आप बोलोगे सर वो तो हमने नहीं किए थे, तो फिर मैं बोलूंगा तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन कराते हैं, असाइनमेंट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आप सभी लोग जानते हो कि एलएचओ में, ठीक है, जो एलएचओ होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो E1 होता है, तो जो ऑड ऑपरेटर्स होते हैं, तो एक्स एक ऑड ऑपरेटर है तो उसका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का एक्सपेक्टेशन 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। बट एक्स की पावर 4 एक E1 ऑपरेटर है तो इसका एक्सपेक्टेशन 0 नहीं होगा, तो कुल मिलाकर 0 प्लस 0 प्लस गामा, ठीक है, इट इज समथिंग नॉन जीरो क्वांटिटी, ठीक है, 0 एक्स की पावर 4 0, ठीक है। सो आप देख सकते हो इट इज प्रोपोर्शनल टू गामा, सो इट विल डिपेंड ओनली ऑन गामा, नॉट ऑन अल्फा, नॉट ऑन बीटा। गॉट इट? समझ में आएगा बच्चों सभी को? अगर x की पावर 2 होती सिर्फ कन्या तो वो फिर उस पर भी डिपेंड कर सकता था, उसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा फिर, ठीक है, ठीक है, तो वो टर्म नॉन जीरो हो जाएगा और फिर उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ बच्चों। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का यूज किया है, अगेन है ना, अगेन आई हैव यूज्ड द एक्सपेक्टेशन। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। इसे करो थोड़ा। द हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स ऑफ ए सिस्टम इज, द हैमिल्टोनियन matrix of a system is, find the energy eigenvalue corrected to first order in the perturbation, find the energy eigenvalue corrected to first order in the perturbation। तो आपको ये पता लगाना है कि up to first order correction which is the correct eigenvalues, okay, just do it, it's easy। बच्चों ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये डीजनरेट की तरफ जा रहा है, या सो इट इज गेटिंग डीजनरेट। बच्चों इसे स्किप कर दो, ठीक है, स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज ये ना डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, रियली सॉरी, ठीक है। वेट, सो आई हैव जस्ट स्किप्ड दैट क्वेश्चन, ठीक है, वेट उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको छोड़ दीजिए, फिर डीजनरेट पढ़ाएंगे ना तब समझा देंगे, उसमें ना वो डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का है, इसे करो। Great. Do this question. Try to do this. Okay, Vidyut, fine. शायद बाकी लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है ना, कोई बात नहीं बच्चों, बता दूंगा मैं आपको।
ओके बच्चों, मैंने काफी टाइम दे दिया है। नाउ आई थिंक आई शुड टेल यू द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है विद्युत, और सभी बच्चे सुन लीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है 1/8। दिस इज द राइट आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बोला है द फोर्थ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन पूछा है, ठीक है, दिस वन। तो हमसे बोलता है कि अगर फोर्थ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन इतना है तो गामा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें फोर्थ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन हमें खुद से निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन जो है हमें खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम कंपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन परटर्बेशन थ्योरी का है ही नहीं। अब आप बोलोगे अरे ये क्या बात हुई, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको परटर्बेशन थ्योरी से करना है। यू डोंट हैव टू राइट, इट्स नॉट रिटर्न, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कि फोर्थ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा, ठीक है विद्युत। मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, अगर नेगेटिव आएगा तो बताता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान देखो। So where is the question now? Okay, so I think we can just solve it right now here. Hmm, मैं इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो, ध्यान से देखना। हमको मालूम है कि हमारी जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू होती है, राइट। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हो तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो एनर्जी होती है, व्हाट इज दैट, दैट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन, दैट वी ऑल नो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 - लैम्डा एप्सिलॉन एप्सिलॉन -1, ठीक है। तो अब मैं -1 - लैम्डा, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -लैम्डा स्क्वायर -एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब ये कितना हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो इट इज गेटिंग 1 - लैम्डा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल रही है 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसका रूट उतार दूं तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू +(1 - 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर)। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारी एनर्जी आ गई। सो दिस इज द एनर्जी, वी हैव गॉट द एनर्जी। अब इस क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, और इस टर्म का एक फोर्थ ऑर्डर मतलब फोर्थ ऑर्डर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन ये है एनर्जी, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, सो व्हाट विल बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए होगा -1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना। यहाँ पर दो एनर्जीज दिख रही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो छोटी एनर्जी होगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, जल्दी मुझे बताओ, इज दैट क्लियर टू यू, क्लियर कि हमारी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो इतनी होगी। प्लीज चेक। तो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो इतनी होगी, राइट। नेगेटिव वाले टर्म में होगी, है ना। ये तो क्लियर हुआ आपको, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देख सर, फ्यू मिनट्स ऑल्सो डिस्कनेक्ट। अच्छा अच्छा, ओके ओके, इट्स ओके। सॉरी उमेश, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम तो सभी लोग जानते हैं ना कि क्या होती है, ठीक है। सो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 1 + x⁴n 1 + nx + n - 1 x² / 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ यही होती है ना। तो मैं यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है अप्लाई करूंगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर जो पावर है वो 1/2 है, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या होगा, एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर हमको क्या मिलेगा, ठीक है, फिर हमें मिलेगा यहाँ पर 1/2 1/2 -1, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा अपॉन, ओके सॉरी, ये हाँ ये सही है, ठीक है, दैट इज राइट, अपॉन 2 फैक्टोरियल e⁴। अब बच्चों देखो क्या है ना, मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करूंगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप,
ठीक है, पूरा पूरा क्यों नहीं करे। देखो बच्चों यहाँ पर देखो थोड़ा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें सिर्फ e की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है ना, तो हम पूरा क्यों सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें अगर मैं सिर्फ इतने टर्म को देखूं तो यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर से आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -1/8। ठीक है, एप्सिलॉन की ई की पावर 4। ठीक है, बाकी टर्म्स में छोड़ रहा हूं। अब ये कितना हो गया 1/8 ई की पावर 4। तो आप देख सकते हो ये जो फोर्थ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन वाला टर्म था वो ये है। अगर हम इसको और इसको चेंज कंपेयर करें तो आपको गामा की वैल्यू कितनी मिलती है 1/8 मिलती है। आ गया समझ में। ठीक है, ये करेक्शन ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इट इज फोर्थ ऑर्डर करेक्शन। बट बच्चों इसे परटर्बेशन थ्योरी की मदद से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं बोला है और आप वैसे भी फोर्थ ऑर्डर करेक्शन परटर्बेशन थ्योरी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था अगर हायर ऑर्डर करेक्शन होता है तो वो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से किया जाता है या किसी ना किसी ट्रिक से किया जाता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, सो नाउ वी विल जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हम्म, हाँ क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये। मैंने आपको बताया था ना कि परटर्बेशन थ्योरी कठिन नहीं है, वो आपने अच्छे से पढ़ी नहीं है इसलिए कठिन लग रहा है आपको। तो उसको कठिन लगने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि जब चीजें अपन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो तभी कठिन लगती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी, वेटिंग सेव करने का सी आ रहा है। ठीक है, ओके विद्युत। ठीक है, चलो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया ऑप्शन सी, है ना। अब मैं बताता हूँ, देखिए आपको बोला गया है कि पार्टिकल रिंग के अंदर है ना। तो रिंग के अंदर है तो हम पहले से ही वेव फंक्शन जानते हैं। आपको वेव फंक्शन रटे होने चाहिए। मैंने आपको बता दिया है सारे सिस्टम्स के वेव फंक्शन रटे होने चाहिए। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, जब आज आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिस इज द, ठीक है, आंसर एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी द। ठीक है, शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। चलो मैं बताता हूँ आपको, शिफ्ट की मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले लेट्स टॉक व्हाट इज शिफ्ट, है ना। अक्सर शिफ्ट पूछता है। अगर आपसे पूछता है शिफ्ट अप टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही निकालना है। शिफ्ट या बोले शिफ्ट अप टू फर्स्ट ऑर्डर, सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही निकालना है। देखिए ये आपकी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी है। ठीक है, अब जब हम इसमें करेक्शन ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाती है एनर्जी। आप देख सकते हो एनर्जी। अब अगर करेक्शन पॉजिटिव हो गया तो एनर्जी ऊपर की तरफ हो सकता है शिफ्ट हो गई हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है।
तो इतनी चीज को अपन कहते हैं शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट, इसे क्या कहते हैं शिफ्ट। और ये शिफ्ट ऑफ कोर्स इज इक्वल टू है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, गॉट इट। ये जो शिफ्ट होती है ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के ही बराबर होती है। कभी भी शिफ्ट निकालने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब चलो अपन करते हैं सॉल्व। तो हमें यहाँ पर बोला गया था कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है। तो एल तो पार्टिकल इन रिंग में क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है या कोई भी स्टेट होती है वो होती है 1/√2π ठीक है, जहां की n 0 +-1 +-2 चलता है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो 0 जो भी आपका पर्टर्बेशन दिया है उसे यहाँ लिख दीजिए लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द अनपर्टर्बेटेड थिंग। अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम r के ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि r ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, इट इज कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन वॉन्ट बी डन ओवर ए कांस्टेंट थिंग, इट्स इंटीग्रेशन इज ऑलवेज डन विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर r के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, थीटा पर इंटीग्रेशन होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√π2π, ठीक है। जो यहाँ पर n को जब हम 0 कर देंगे ना, ठीक है, तो हमें ये मिलेगा 1/√2π, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी पर्टर्बेशन दिया हुआ है कितना दिया है, ठीक है, a/r² cos² phi 1/√2π, ठीक है, डी फाई। आप अब क्या करिए, इसको बाहर निकाल दीजिए कॉन्स्टेंट्स को। सो इट इज a/2πr² इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2π, थीटा फाई की वैल्यू 0 से लेकर 2π तक जाएगी। ये आपका हो जाएगा cos² फाई दिया है ना, सो cos 2a होता है 2 cos² a-1, तो ये हो जाएगा हमारा cos2π +1/2, ठीक है। सो a/2πr², बच्चों एक और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos2π का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा sin2π/2, ये हो जाएगा आपका 5 0 से 2π। पहले वाले में लिमिट्स पुट कर दोगे तो 0 - 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a/2π 2.2πr², ठीक है, 0 + 2π। तो आपका ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा a/2r², ठीक है। आप देख सकते हो कि कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको कि जल्दी से अपन ने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ओके बच्चों, शुड आई प्रोसीड नाउ, शुड वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? बच्चों बता दें मुझे जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स देखो, अपन अपना देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, ठीक है, व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे निकालते हैं, और आपने सीख भी लिया कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे निकालते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं। इसको तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, लेट मी जस्ट टेल यू, 1 सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है इससे अपन अब निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू the nth state energy is simply the expectation of the perturbation in the unperturbated state, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन to the wave function is calculated in the following way, let me explain you. Is there any hand raise? Okay, so I think that was by mistake, है ना। so see, देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन समझना है कि कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए पहले थोड़ा बेसिक समझने पड़ेंगे, है ना। कठिन कुछ भी नहीं है, बट मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लीजिए। सो एग्जांपल इज 1D बॉक्स, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझाने के लिए बस ले रहा हूँ। 1D बॉक्स में हम जानते हैं कि हमारा जो अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन होता है वो होता है 2/a sin
एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन होता है, और अनपर्टर्बेटेड एनर्जी होती है पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, अब यहां पर जो एन है वो क्या है, 1 2 3 4। बच्चों ये जो एन है ना, यहाँ पर यही सबसे बड़ा काम है, ये इसको बहुत अच्छे समझना है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अच्छा ये क्या है, एन क्या है, इट इज द सबस्क्रिप्ट ऑफ द साई और इट इज द सबस्क्रिप्ट ऑफ एन। अच्छा मैं यहाँ पर चाहूं तो एम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, गॉट इट। मैं इन्हीं सबस्क्रिप्ट को एम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ना, आई कैन डू। अच्छा अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि m और n अपन को बराबर नहीं रखना है, ठीक है, m शुड नॉट बी इक्वल टू n। ठीक है, m n के बराबर नहीं होगा। अगर मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर, ठीक है, कि m जो है, ठीक है, n जो है वो है 1 2 3 लाइक दिस, और ये है 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे बोला कि m इज नॉट इक्वल टू n, ये हमने एक कंडीशन इम्पोज की है। लेट्स टेक एन एक कंडीशन लाइक दिस। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वो क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, कि अगर मैं बोलता हूं कि n की वैल्यू, इफ आई जस्ट से यू, इफ n की वैल्यू हमारी 1 है, सो m अब किसके बराबर होगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4 है, इट इज इक्वल्स टू 2 3 4 लाइक दिस। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है, ठीक है, नन ऑफ ऑप्शन डी है। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 लाइक दिस। अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा, आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, व्हाट विल बी द आंसर। अगर मैंने आपसे बोला कि एम एन के बराबर नहीं रखना है तो, ठीक है, ऑफ कोर्स वेरी गुड बच्चों, इसका सबसे राइट आंसर है ऑप्शन सी। मतलब m जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 1, बट m किसके बराबर हो जाएगा, 2 3 4 सभी के बराबर हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए ना। ठीक है, तो वेव फंक्शन के जो नीचे लिखते हैं आप m भी लिख सकते हो, वेव फंक्शन नीचे आप n भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, p q भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज जस्ट ए सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इट इज रिटर्न इन द फॉलोइंग वे, m नॉट इक्वल टू n। तो अगर हमारा n 1 है तो m जो होगा, ठीक है, 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, ये होता है यहां पर m अनपर्टर्बेटेड perturbation psi n unperturbated। ठीक है, अपॉन ई एन माइनस ई एम psi n unperturbated psi m। आप बोलोगे सर बड़ा लंबा फॉर्मूला लिख दिया आपने, बच्चों कठिन नहीं है, देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, समेशन m नॉट इक्वल टू n, m perturbation n, ठीक है, ई एन माइनस ई एम एम कैट। तो देखो शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसका इल्यूस्ट्रेशन करता हूँ एक एग्जांपल की मदद से। जैसे कि वन डी बॉक्स में मुझसे बोला गया कि हमें फर्स्ट ऑर्डर सॉरी फर्स्ट या हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है एन इक्वल टू 2 के लिए, है ना। तो एन इक्वल टू 2 के लिए अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है तो अब मेरा एम क्या ले सकता है, नाउ माई एम कैन बी 1, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, ऐसे ये इनफाइनाइट तक वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम लिखेंगे, यहाँ पर पर्टर्बेशन लिखेंगे, एन तो फिक्स्ड हो गया है 2, ये आपका हो जाएगा ई टू माइनस ई एम अनपर्टर्बेटेड एम, गॉट इट। तो यहां पर क्या बन जाएगी, इट विल फॉर्म ए सीरीज। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको
कि एम की वैल्यूज कैसे डिसाइड की जाती हैं, हाउ द वैल्यूज ऑफ एम आर डिसाइडेड। सो एम की वैल्यू जब भी डिसाइड करना हो तो सबसे पहले सिस्टम देखना पड़ता है कि वैल्यू सबस्क्रिप्ट्स क्या है। जैसे कि अगर हम LHO की बात करेंगे तो सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट हो सकते हैं, 1D बॉक्स के लिए 1 से स्टार्ट होते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए सबस्क्रिप्ट्स अलग होते हैं। तो इसको कैसे मैनेज करना है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। गॉट इट? इज दैट क्लियर टू यू? मुझे जल्दी कमेंट करके बता दें बच्चों। ठीक है, अभी इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, गुड। ओके, अब बच्चों यहां देखो। ठीक है, नाउ लेट्स डू अनदर थिंग। ठीक है, सो यहां पर जो है, 1 सेकेंड, गुड गुड गुड। अब मेरी बात समझना, देखो हमने हमारी जब एनर्जी लिख रहे थे तो हमने, हाँ हाँ हाँ, E n - E m, तो आप यहां पर जो है E2 कर लो, दैट इज E2। यहां पर आता है n। ठीक है, यहां पर आता है n। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमने हमारी एनर्जी लिख ली। ठीक है, ये हमारी एनर्जी हो गई। ठीक है, और हमने हमारा वेव फंक्शन भी सीख लिया लिखना। ठीक है, सो दिस इज अवर वेव फंक्शन। इसमें क्या होता है कि एक और करेक्शन आता है। वेव फंक्शन का तो यहां तक चल जाता है, बट एनर्जी में सेकेंड ऑर्डर करेक्शन भी पूछा जाता है निकालने के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन बहुत इजी है निकालना। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला होता है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू nth स्टेट के लिए आता है m नॉट इक्वल टू n। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। m अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन है वो, पर्टर्बेशन n, इस बार यहाँ पर मॉड स्क्वायर हो जाता है, जबकि वेव फंक्शन के केस में यहाँ पर क्या था, मॉड स्क्वायर नहीं था, m यहाँ आया था, है ना। इस वाले केस में क्या होता है, यहाँ ऐसा होता है और ये हो जाता है E n अनपर्टर्बेटेड माइनस E m अनपर्टर्बेटेड। ठीक है, इसको रट लेना। ठीक है, सो इसे लिख लो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, सो प्लीज राइट दिस, आई विल गिव यू ए क्वेश्चन नाउ। ठीक है बच्चों, लिख लिया है आप लोगों ने? हैव यू रिटन दिस फॉर्मूला? सो लेट्स डू ए क्वेश्चन नाउ। ठीक है, सो प्लीज डू। सबसे पहले आपको 71 नंबर का क्वेश्चन करना है, ये गेट 2006 का क्वेश्चन है। आपको यहां पर सबसे पहले 71 नंबर का क्वेश्चन करना है। यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, और आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू E1 इज व्हाट। जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है,
Okay, Vidyut, keep doing. I am still waiting. Okay, okay, no issues. Okay. I think now I should explain. ठीक है, ज़्यादा बच्चों के आंसर्स तो नहीं आए हैं. ओके, चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों. ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था. ठीक है, जीरो लॉग्ड. देखो, इसका जो सबसे पहले वाले का आंसर जीरो है. ठीक है, सी. नाउ लेट मी टेल यू. ओके, अनिकेत ने 72 का भी निकाल दिया. ठीक है बच्चों, एक एक सेकेंड. ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू. देखो, इस क्वेश्चन हमसे बोला है एंड इन एन अनपर्टर्बेटेड टू लेवल, ठीक है, सिस्टम हैज द एनर्जी आइगन वैल्यू E1 एंड E2, है ना, एंड द वेव फंक्शंस आर, ठीक है, 1, एंड द वेव फंक्शंस आर 1 0 एंड 0 1. व्हेन अनपर्टर्बेटेड इट्स हैमिल्टोनियन वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ठीक है, सॉरी, व्हेन पर्टर्बेटेड द हैमिल्टोनियन वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. देखिए बच्चों से कैसे करना है यहाँ पर. सो एक काम करें, इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पिक ले लेते हैं. ठीक है, ताकि इसे हम यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकें. सी. तो मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, मुझे सबसे पहले निकालना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू E1. तो मैं अपना पहले तो हैमिल्टोनियन देख लूँ जो लिखा है ना. सो इट इज रिटन एज E1 ए स्टार, ठीक है, एंड E2. बच्चों, ये देखो, इन्होंने बोला है कि हमारी एनर्जी सिर्फ इतनी है. तो साफ बात है कि जो अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन होगा वो कितना होगा. ठीक है, तो अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन इतना होना चाहिए. अब ये क्योंकि आप देख सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स की आइगन वैल्यूज होंगे. और क्योंकि ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके स्टेट्स क्या होंगे. सो व्हाट विल बी द स्टेट्स. तो इसका स्टेट हो जाएगा 1 0, और इसका जो स्टेट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, है ना. आप तो जानते ही हैं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. सो लेट्स कॉल इट एज 5 1, लेट्स कॉल इट एज 5 2. ठीक है, ये भी हो गया. अच्छा, अब पर्टर्बेशन कहाँ है, तो पर्टर्बेशन आराम से यहाँ से निकाला जा सकता है. सो एच को आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, E1 E2 0 0 प्लस 0 0 ए स्टार, है ना. तो ये आपका क्या हो जाएगा. सो दिस विल बिकम योर अनपर्टर्बेटेड, ठीक है, हैमिल्टोनियन प्लस व्हाट इज दिस, दिस इज योर
perturbation, आप ये भी देख सकते हो। तो हमें हमारा perturbation प्राप्त हो गया, so this is our perturbation। अब हमसे क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू E1, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू E1 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे 1, ठीक है, perturbation एंड 1, तो ये हमारा क्या होगा 1 0, जो भी perturbation मैट्रिक्स है उसे रख दो 0 A स्टार 0, ठीक है, 1 0। तो सबसे पहले बार जब मैं इसे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1 0, ठीक है, इट इज 0, देन इट इज A स्टार, ठीक है, और ये हो गया 0। सबको समझ में आ गया कि आंसर हमारा 0 कैसे आया, चेक कर लो बच्चों जल्दी से, ठीक है, प्लीज चेक इट। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से, ठीक है। आप लोग 72 नंबर का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, जिनका हो गया, जिनको समझ में आ गया है 72 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है। आई होप सो बाकी लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन शो कर देता हूं। अब आपको 72 नंबर का क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसे करिए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जयश्री, ये है स्लाइड, इफ यू, यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, जो भी आंसर आए, विद्युत डी, ठीक है, ओके। अनिकेत आपने क्या लिखा है, ए, अनिकेत का ए है, ठीक है, ठीक है, श्योर श्योर। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग अभी फिर से देख लो ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपको देना है। डी लॉक कर दिया जाए। ठीक है, लॉक तो कर देंगे। ठीक है, सो बच्चों इसका राइट आंसर अब मैं बताने वाला हूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आपको इस बार क्या बोला है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, इस बार आपसे बोला है सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू E1। E1 के लिए क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर करेक्शन जो है निकालना है। क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू E1। अब कैसे निकलेगा E1 के लिए सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, प्लीज हैव ए लुक हियर, नाउ चेक, नाउ हैव ए लुक, वेट, इसे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू E1, तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन कैसे निकलता है, तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला था ये, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन ऐसे निकलता है, m नॉट इक्वल टू n, m perturbation ठीक है। अब बात को समझना, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर ना क्या है, हमसे बोला है E1 के लिए सेकेंड ऑर्डर करेक्शन निकालना है, मतलब हमें निकालना है किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। अब हमारा m का वैल्यूज क्या है, देखो आप यहाँ पर देखो, हमारा n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू 1 और 2 था, और m का भी वैल्यू यही होता है 1 और 2। बट अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि n इक्वल टू 1 के लिए करना है, तो अब m की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो n की वैल्यू 1 और 2 है, और m की वैल्यू भी सिर्फ यहाँ पर 1 और 2 है। अब n ने 1 ले लिया, तो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर जब हम करेंगे तो m की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है, इसके अलावा कोई सब स्क्रिप्ट हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, समेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही है। सो मैं तब भी इसे लिख देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये है हमारा m, तो ये हमारा हो जाएगा 2 परटर्बेशन 1 मॉड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, इसको एक स्टेप और यहाँ लिखते हैं, देखते चलिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करो, 2 का रखो, 2 क्या है हमारा 0 1 है, ठीक है। परटर्बेशन हमारी मैट्रिक्स क्या थी 0 ए स्टार है, ये क्या है हमारा 1 0 है, ये स्क्वायर हो गया। इवन इवन दिया है, ये हो गया हमारा E2, ठीक है। अब देखो, आप जब सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आपको मिलेगा 1/1 A स्टार, ठीक है। ओके, ये हो गया मॉड स्क्वायर और ये हो गया E1 माइनस E2। और अब ये सेकेंड मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो यहाँ हो जाएगा A स्टार का स्क्वायर। बच्चों गलती हो गई लगता है कहीं, है ना, तो A स्टार आना चाहिए था, शायद A स्टार दिख नहीं रहा है। सो चलो मैं समझाता हूँ फिर आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो विल जस्ट एक्सप्लेन यू। तो ये हमारा हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। अब देखो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, अब आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ठीक है, इसका मॉड स्क्वायर और इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मॉड स्क्वायर सेम ही होता है ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट रिप्लेस इट लाइक दिस। डिड यू अंडरस्टूड दिस? अब मुझे बताओ, किसी को समझ में ना आया हो तो? सबको समझ में आ गया? इसका राइट आंसर ये है, प्लीज चेक नाउ। एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है, क्लियर? यू कैन नोट ऑल्सो, क्लियर है, ठीक है। तो फिर आप लोग इसे करो। आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ, सो अपनी सीट में बैठे रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, ठीक है। तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया ना, इसका इससे, फिर दूसरी बार भी इसका इससे, तो आप देख सकते हो मुझे क्या मिलेगा। अच्छा आप बोल रहे हो, सॉरी, ये हाँ यहाँ 0 मिलेगा, सुधार दिया सुधार दिया, ठीक है। ये क्लियर है आपको अब? सुधार दिया मैंने, सुधार दिया। अब यही बोल रहे थे, ठीक है, मैं हैंड इज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक, क्लियर है, ठीक है, ओके फाइन। अब बच्चों आप लोगों को ना ये वाला क्वेश्चन करना है, 73 का क्वेश्चन करना है, 73 नंबर का क्वेश्चन करिए, इसे करिए और बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। जस्ट डू दिस वन। ओके, ठीक है बच्चों, काफी लोगों ने आंसर्स दे दिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपसे क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू दी वेव फंक्शन। तो चलो हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन के लिए निकालते हैं, तो लेट्स डू दैट, ठीक है। ये बहुत इजी है, देखिए, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन के लिए निकालना है, तो वेव फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये साई 1 है ना, तो n समेशन m नॉट इक्वल टू n
m perturbation n en लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया इतना। अब हमारे पास क्या है कि n हमें बोला है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए बोला है। ये जो 10 लिखा है ना, ये 10 जो है आपका 5 1 है। 10 जो है दिस इज योर 5 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर करूंगा तो m अब कौन सी वैल्यू ले सकता है? अब m की वैल्यू तो 2 ही हो सकती है ना। अब m तो सिर्फ 2 ही ले सकता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 परटर्बेशन 1 अपॉन E1 माइनस E2, और ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1। परटर्बेशन की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, कितना था? 0 a स्टार 0 1 0 अपॉन E1 माइनस E2। ठीक है, और यहाँ पर रख दीजिए 0 1। ठीक है, ओके। हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 0 1 का, इन दोनों से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो जाएगा 0 a स्टार अपॉन ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ठीक है, और यहाँ है आपका 0 1। ठीक है, अब ये एक और स्टेप करिए, ये हो जाएगा आपका a स्टार अपॉन E1 माइनस E2। ये एक एलिमेंट, एक नंबर है, ठीक है, दैट इज 0 1। अब क्या होगा जब हम इस मैट्रिक्स को, इस एलिमेंट को अंदर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्टार अपॉन E1 माइनस E2। गॉट इट? तो ये हमारा आंसर है। आगे समझ में बच्चों? देखो, दिस इज द ऑप्शन इन, चेक इट क्विकली। आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, अपन अब दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, देखो हमने पर्टर्बेशन थ्योरी जो पढ़ी थी, ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सुन लीजिएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जो हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी होता है, ठीक है, हमने इसमें देखा कि जब हमारा अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन की जो एनर्जी थी, जब ये एनर्जी नॉन डिजेनरेट होती है तो हम नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं, है ना। सो वी यूज नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो इस केस में हमको जो यूज करना, तो हम इस केस में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, ठीक है, हम इस केस में सेकेंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, ठीक है, और इन दोनों को निकालने के बाद हम हमारी एनर्जी लिखते हैं विच इज इक्वल टू होती है अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस सेकेंड ऑर्डर करेक्शन लाइक दिस, है ना। इसी तरह हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन होता है वो हो जाता है अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन प्लस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो ये तो कहानी थी नॉन डिजेनरेट के केस की। अब हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि जब डिजेनरेट होता है तब क्या होता है, जब हमारा अनपर्टर्बेटेड एनर्जी डिजेनरेट होता है तो क्या होता है। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया 3D क्यूबिक बॉक्स। तो 3D क्यूबिक बॉक्स में हमारी जो एनर्जी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी जो होती है, ठीक है, उसके 3 वेव फंक्शन हो सकते हैं। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या हो सकती है, होती है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर होती है 211, या होती है 210, सॉरी 121, 121, या हो सकती है, ठीक है, 2 1 1 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 वेव फंक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमारी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी डीजनरेट होती है और अब अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना हो, ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो हम यहाँ पर जो है इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट बाय दिस मेथड। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेथड अलग होती है, ठीक है। सो हियर मेथड इज बिट डिफरेंट, बट अब बेसिकली ये जो है हम लोग कल ही पढ़ेंगे, अब आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आज जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन अपने आप को भी आज यहाँ रोकेंगे। मैं आज आपको इसके बहुत सारे असाइनमेंट्स दे दूंगा,
ठीक है, जिन्हें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कल हम लोग डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही पर हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी भी पढ़ेंगे, और कल ये टॉपिक परटर्बेशन का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम वेरिएशन मेथड, WKB ये पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, और बहुत जल्द आपकी क्वांटम मैकेनिक्स खत्म होने के बाद आप इसका रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, सो आई थिंक बिफोर 30 मई वी कैन वेरी इजिली फिनिश इट, ठीक है। या वेलकम बच्चों, ठीक है। बस क्लासिकल में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्लासिकल थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ओके, बट उसको भी हम जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के पहले अच्छी तरह से रिवीजन कर सके, ठीक है। ओके, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि अब आप जो भी पढ़ रहे हो प्रॉपर रिवीजन करते रहना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम के दिन एकदम से नहीं हो पाएगा। कल की छुट्टी है, वैसे भी कल कई लोगों का एग्जाम भी होगा, ठीक है, कल के दिन एक एग्जाम भी है, तो हो सकता है कल कुछ लोगों का एग्जाम भी हो, ठीक है। ओके, सारिका कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सारिका बताइए। हेलो। हाँ हाँ सारिका बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि आपने बताया था कि जो वेव फंक्शन होता है हम्म। वो प्रोडक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब अगर टोटल साई टोटल निकालना होता है तो साई 1 x इंटू साई 2 x ऐसे करते हैं। एक सेकंड में दोनों बताता हूँ, अनिकेत और जोश्री अभी बताता हूँ, ठीक है। आपने हमसे बोला कि टोटल वेव फंक्शन निकालने के लिए, है ना। देखो यस सर। टोटल वेव फंक्शन जो होता है वो स्पेस वेव फंक्शन इनटू स्पिन वेव फंक्शन होता है। यस सर। हाँ, और क्या पूछ रहे हो आप? और सर मैं ये पूछ रही थी कि बट जब परटर्बेशन थ्योरी से हम लोग वेव फंक्शन निकाल रहे हैं तो हम्म। इसमें वेव फंक्शन को ऐड कर रहे हैं। वेव फंक्शन को ऐड करें? नहीं नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वेव फंक्शन को हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, है ना, सो अच्छा। पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, तो अगर ये एक सिस्टम के अंदर है तो हम इनके वेव फंक्शन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। साई 1 यस एक्स सर। है ना, साई 2 एक्स। ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए रहता है। अगर पार्टिकल में कोई साइमेट्री, जैसे वो बोसोन है या फर्मियोन है, तो साइमेट्रिक या एंटी साइमेट्रिक वेव फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब ओके आपका सर। कहना यह है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दरअसल हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल का वेव फंक्शन पहले से ही है। अब हमारा सिस्टम तो बदल गया है क्योंकि हमारा जो सिस्टम था उसमें हमने कुछ परटर्बेशन ऐड कर दिया है। तो अब यस सर। हमारा हमारा जो है नया हैमिल्टोनियन आ गया है। इस वाले का वेव फंक्शन तो हम जानते थे कि ये है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसका वेव फंक्शन क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग से कोई वेव फंक्शन ना फाइंड करके इसी को सुधार देते हैं। तो इसको सुधारने के लिए इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने करेक्शन ऐड कर दिया, आप ओके समझ सर। गए। सो ये कुछ यस नहीं सर। है, इसको इसकी सुधारने के लिए बस इसमें एक करेक्शन ऐड करें। यहाँ हमारे पास कोई दो पार्टिकल्स नहीं है, हमारे पास एक ही पार्टिकल है, एक ही डायमेंशन में है, वन डायमेंशन में ही हम अगर बात कर रहे हैं तो है। बस हम उस वेव फंक्शन में कोई ऐसी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं जिसको कि ऐड करने से हमारा जो है वेव फंक्शन इस वाले हैमिल्टोनियन का वेव फंक्शन बन जाएगा। बस ये करेक्शन है और कुछ नहीं। ये खुद कोई वेव फंक्शन नहीं है, it is a correction and it is very close to, it has a very small value also, it's not a big, it has a small value also, got it? ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ठीक है, अब मैं अनिकेत आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। सर नेक्स्ट वीक तक क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक तक शायद हो सकता है, ठीक है। और क्लासिकल हमारा थोड़ा सा लग जाएगा, 25 से 30 मई के बीच तक जा सकता है क्लासिकल, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। बट उसको भी हम कोशिश करेंगे कि क्लासिकल भी जल्दी हो जाए, ठीक है। ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स में अब जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है, कल कौन सा एग्जाम है, कल वो वाला एग्जाम है, कल टेट ग्रेड 2 का एग्जाम है, ग्रेड 2, ठीक है। तो हो सकता है कई लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, सो दैट्स द रीजन, ठीक है। ओके, और क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो मैं बता दूं अपने पास कितना बचा है क्वांटम मैकेनिक्स में, अपने पास बचा है WKB, ठीक है। तो WKB तो एक ही दिन का है, 1 या 2 दिन का है, तो आई थिंक इट विल टेक ओनली 1 डे क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। वेरिएशनल मेथड जो है इसमें एक दिन से ज्यादा लगता नहीं है, 1 या 2 दिन से ज्यादा तो एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। बस एक इसका मेथड है उसको समझना है और सब बाकी प्रैक्टिस का खेल है। फिर इसके बाद हमारे पास जो बचेगा, तो आई थिंक दीज आर द ओनली थिंग्स विच विल बी लेफ्ट। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर अपने पास टाइम बचेगा तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट आपको दे देंगे,
ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा बूस्ट में जैसे जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, जैसे एडीपी, ठीक है, ठीक है, वो बता देंगे, डेल्टा फंक्शन, ठीक है, ये पढ़ा देंगे। सो सम एक्स्ट्रा बूस्ट आई विल गिव यू, ठीक है, ओके, बट ये तो हो जाएगा, इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है, या सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो है एक बार देख लेंगे, ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और अगर ये खत्म हो जाता है ना क्वांटम अपना जल्दी, तो अपन सुबह शाम क्लासिकल स्टार्ट करके क्लासिकल को भी जल्दी फिनिश कर देंगे, हाँ ना, पहले खत्म होने दो अनिकेत, ठीक है। अगर अपना क्वांटम जल्दी खत्म हो गया तो अपन सुबह शाम क्लासिकल को भी जल्दी खत्म कर देंगे फिर, ठीक है, उसमें फिर टाइम नहीं लगेगा, सब करा देंगे। उसका कोर्स अलग से मैंने बना के भी डाल दिया है, मतलब उसमें पीडीएफ पूरे सॉल्व करके डाल भी दिए हैं, ठीक है, ओके बच्चों, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ओके, बाय।